तो यहाँ तक कर चुके, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है 1974, कम्युनिटी एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैब टू लैंड, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन एंड वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस या प्रोग्राम कुछ था ऐसे ही, 2006 में स्टार्ट हुआ था। हालांकि पहला जो क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था वो it was called as it was the first attempt, CCIS was the first attempt for any sort of crop insurance. It was started in 1985, which was replaced by NAIS 1999, and finally it was replaced by Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in 2016, right? फिर हमने देखा था कि ये RKVY है और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये जो है 2007 में लॉन्च हुए थे। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है दैट वाज पास्ड इन 2013, वेयर एज नेशनल फूड सिक्योरिटी ये 2007 का है, अलॉन्ग साइड RKVY। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 8 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसमें अब ये भी 4 तो राइस पे है, एक ही काफ़ी है राइस के लिए, 4 पता नहीं क्यों बना रखे हैं। तो 4 सब मिशंस फूड सिक्योरिटी मिशन में 4 सब मिशन, वो तो अकेले राइस पे ही। उसके अलावा 4 जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो उसमें एक न्यूट्री सीरियल्स पे है, एक पाम ऑयल पे है, और पाम ऑयल देन कमर्शियल क्रॉप्स पे है, और एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है सीड विलेज प्रोग्राम। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं सीड विलेज प्रोग्राम। तो ये सारे किस में आता है, सब कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लॉन्च हुआ था जो, ठीक है। इसके अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट एक पास हुआ था 2006, रिपील्ड द प्रीवियस एक्ट्स, लाइक कई सारे ऑर्डर ये रिपील कर दिया था, जैसे मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो गया, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो गया। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947, ये कुछ एक्ट्स या ऑर्डर्स हैं जिनको लिखने पे आंसर अच्छा रहेगा। तो मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो गया, या फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो गया, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1947। The food safety is ensured by FSSAI, which is placed under the Int Health Expert। अब ये थोड़ा सा एनोमली है, फूड सेफ्टी का नोडल ऑफिस ये देखता है मॉनिटर, पूरी जिम्मेदारी इसकी FSSAI की। ना FSSAI इज़ हेडेड बाय इंडिपेंडेंट हेल्थ एक्सपर्ट, इसका ब्यूरोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बहुत ही एमिनेंट इंडिपेंडेंट हेल्थ एक्सपर्ट होगा तो उसको जो है यहाँ पे सेक्रेटरी की रैंक बिल्कुल गिफ्ट में दे दी जाएगी, और वो बैठेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फिर ये कुछ ब्रीड्स हैं, जैसे बफलो की फेमस है भदवारी, और सिंधी थरकपार ये तो काऊ की थरपरकार, और जमुनापुरी ये तो बकरी है, गोट। इसके अलावा भी कई हैं, जैसे हैं कई ब्रीड, तो इसमें से 2-4 नाम जैसे याद कर लो। जलौनी याद कर सकते हैं, ठीक है, जलौनी मारवाड़ी, और जैसलमेर पाटनवाड़ी, मुजफ्फरानगरी या हिस्सरडेल, चोकला, मलपुरा, मगरा, नाली, पुगल, ये सारी ब्रीड्स की शीप की। और गोल्डन रेवोल्यूशन इससे जुड़ा है, तो ये हनी एज वेल एज हॉर्टिकल्चर दोनों से जुड़ा है। जबकि येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड। ना जो हमने 4 सब कंपोनेंट अभी पढ़े थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत, एक न्यूट्री सीरियल्स पे, ठीक है, फिर एक पाम ऑयल एंड ऑयल सीड्स पे था, फिर एक सीड विलेज कॉन्सेप्ट था, और एक चौथा कौन सा था, कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए था, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर बस याद रखना है, नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ग्लोबल लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1970 में, वेयर इंडिया विटनेस ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1966, ठीक है। इंडिया वाला ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसी और को याद किया जाता अभी तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1966, जबकि नॉर्मन बोरलॉग was the protagonist of the Green Revolution at global level, who was also recipient of Nobel Prize in 1970. Then University of Agriculture Pantnagar has been called as the birthplace of Green Revolution in India, बहुत important point है। Operation Flood was also launched in 1970। अब ये Operation Flood था basically to boost the production of milk। Then however Green Revolution only focused on the wheat, rice and cash crops rather than coarse cereals। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि Green Revolution थोड़ा स्क्यूड प्रोडक्शन किया था, वीट, राइस और कैश क्रॉप्स पे ओवर एम्फेसिस कर दिया, रादर देन कोर्स सीरियल्स या वेजिटेबल्स वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं आता। द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन विच MSPs have played a major role। मतलब फूड ग्रेन्स के प्राइसेस या महंगाई बढ़ने में MSP का भी बहुत अच्छा खासा रोल होता है। अभी हम लोग देख लेंगे कि फूड इन्फ्लेशन इज़ एक्चुअली फीडेड फ्रॉम MSP कॉन्सेप्ट। So the prices of food grains have been continuously increased, have played a major role। Then FDI in Indian agriculture was never a part of Green Revolution। तो ये स्टेटमेंट लिख सकता है, ट्रू या फॉल्स पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में FDI इन एग्रीकल्चरल सेक्टर भी एक प्रोविजन था
No, never. False. Since attention on millets was neglected in general as well as in Green Revolution, Government of India launched INSIMP RKVY 2011 alongside RADP 2011 Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Product Promotion. तो इसका फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है. INSIMP 2011 बस इतना भी याद रखो तो चलेगा. So इसका फुल फॉर्म है Initiative for Nutritional Security through Intensive Millets Promotion, INSIMP. 2011 में ये स्टार्ट हुई थी इसकी. And this scheme through value addition processing techniques is expected to raise the consumer demands. Then poor, small and marginal tribal farmers have larger stake in this point याद रख सकते हैं. Poor, small and marginal tribal farmers have larger stake in this scheme. Also, technology demonstration kits of critical inputs of nutrients would be supplied free to the beneficiary farmers, subject to maximum area holding of 2 hectares. मतलब 2 हेक्टेयर या उससे कम अगर कोई फार्मर होल्ड करता है तो उसको क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन. तो इसमें बिल्कुल पुअर मार्जिनल फार्मर्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराने की भी बात लिखी. एंड इसमें लार्जर स्टेक ट्राइबल पुअर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का ही है इन सिम्प. इसका फुल फॉर्म है, और ये 2011 में स्टार्ट हुआ था. फुल फॉर्म है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन. इसको ब्रेक करते हैं 2 भाग में. देखो लास्ट में इन सिम्प में IMP स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन एंड इन सिम्प में स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. ठीक है. तो INS स्टार्टिंग 3 कैरेक्टर्स याद रखना और लास्ट के 3 कैरेक्टर्स IMP ये याद रखना. स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स जो हैं IN उसका फुल फॉर्म है इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और लास्ट के 3 कैरेक्टर्स IMP उसका फुल फॉर्म है थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन. इस तरह से याद रहेगा. और फिर इसमें पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स का ज़्यादा स्टेक है, और जिनके 2 हेक्टेयर से कम होल्डिंग है उनको क्रिटिकल न्यूट्रिएंट इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किट्स भी प्रदान किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है. फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मैंने बताया था कि कैसे द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन 1985 इन द फॉर्म ऑफ CCIS. उसके बाद 1999 में NAIS आ गया, और फिर 2016 में ये देखो यहाँ लिखा है इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस वाला कहाँ गया, ये है देखो called as CCI. The first attempt for crop insurance was made in 1985 called as CCIS, which was replaced in 1999 by NAIS. Finally, NAIS was replaced by Pradhan Mantri Fasal Bima. So now we are going to study Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2016. इसमें क्या है, खारिफ क्रॉप्स के लिए 2% दे मतलब प्रीमियम की बात कर हम जो फार्मर को देना होता है, और खारिफ के लिए 2%, देन राबी के % फॉर हॉर्टिकल्चरल. इट कवर्स ऑल फूड एंड एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट कवर्स ऑल ऑयल सीड क्रॉप्स एंड ऑल फूड क्रॉप्स. ठीक, तो 2% है खारिफ के लिए, और 1.5% है राबी के लिए, और 5% है हॉर्टिकल्चरल एज कैश क्रॉप्स के. देन ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम साउथ वेस्ट पून इन कर्नाटका, and at present the Agricultural Insurance Corporation has taken over the implementation of crop insurance, which until 2003 was done by the General Insurance Corporation. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. AIC जो है आज की डेट में, that has taken over the implementation of crop insurance, which until 2000 was done by the General Insurance Corporation. At present, Agriculture Insurance Corporation and other public and private general insurance companies impaneled by the Ministry of Agriculture and selected by the state government the weather based crop insurance. तो अभी आज की डेट में अब अकेला ये तो पूरे इंडिया का कर नहीं पाएगा, तो AIC हालांकि took over the general insurance in 2003 deal with matters related to crop insurance, लेकिन अकेले इतना नहीं कर सकता है, तो फिर अदर पब्लिक एंड प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी एम्पैनल करना पड़ता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू इम्प्लीमेंट द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंसेस. फिर हरियाली योजना, ये ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के लिए इन शॉर्ट वाटर से जुड़ा ये स्कीम है. वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट. विशेष कृषि उपज योजना थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करता है. फिर PM कुसुम, ये इंडियाज़ कमिटमेंट टू 40% इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030. अब PM कुसुम मेरे ख्याल से ये तो उसका लार्जर कमिटमेंट है, 40% इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन थ्रू द नॉन फॉसिल. बट जो कोर योजना है PM कुसुम की, आई थिंक दैट इज़ समथिंग एल्स. एक बार देख लेते हैं. सो इफ़ यू रीड अबाउट दिस
at its core this I will just if it is getting cropped. So प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम फॉर डीसलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर. मेन इसका टारगेट है डीसलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर एंड enhancing the income of farmers. Under the scheme, central government subsidy up to 30 or 50% of the total cost is given for the installation of standalone solar pumps and also for the solarization of existing grid connected agricultural pumps. ठीक है. Further, farmers can also install grid connected solar power plants. मेगावाट इसमें खुद का भी लगा सकते हो, मतलब, और वो भी ग्रिड से कनेक्ट हो जाएगा. खुद से खरीद के भी सोलार पंप लगा सकते हैं, बट उसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट से कम होनी चाहिए. अंडर द स्कीम ऑन देयर बैरन फैलो लैंड and sell electricity to the local discom at a tariff determined by the state regulator. This scheme is being implemented by the designated departments of the state government. तो यहाँ पे तीन बेसिकली, एक तो ये 30 से 50% सब्सिडाइजेशन अगर आप खुद का जैसे ये सोलार पावर प्लांट्स सेटअप कर रहे हो बैरन या फैलो लैंड, फिर बिजली भेजना चाह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट, तो एक तो कंपोनेंट ये है. दूसरी चीज़ है कि एग्जिस्टिंग सोलार पम्प्स को ये ग्रिड में कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. और एक और इसमें अब पूरी तरह से डीजलाइजेशन, जो भी पंप्स वगैरह इरिगेशन यूज़ होते हैं वो अब डीजल से ना चल के सोलार वाले पंप से चलें. और उसके लिए सोलार पैनल्स वगैरह जो भी लगाओ खरीदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी 30 से 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट इन द इंस्टॉलेशन सोलार पम्प्स, सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल. सो दैट इज़ ऑल अबाउट पीएम. ठीक है. तो वही मैंने कहा था कि कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम, बट उसका लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है. इंडिया का एट द ग्लोबल लेवल एक कमिटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इट्स नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, एंड दैट इज़ कि 2030 तक इंडिया को जितना भी पावर जनरेशन करना है उसका 40% इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन विल कम फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल, और उसमें सोलर पावर एक रोल प्ले करेगा. 2008 में ये नाफेड के द्वारा ले आया गया था लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है. तो लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये 2008 में आया. वाई हैव यू थिंक दैट वाज द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाफेड? सो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड. So it was established on the auspicious day of Gandhi Jayanti on 2nd of October 19. Again, very important point. NAFED was developed in 2nd of October. ठीक है. देन उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ICAR होता है वैसे हमारा यूपी लेवल पे भी है, तो वो 1989 लखनऊ में है. ठीक है. 1989 में सेटअप किया गया था. यूपी कार शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. 99 लखनऊ. अभी नाफेड 1958 हम पढ़ रहे थे, तो इसका काम क्या है? मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन of agricultural machinery and implements, undertake interstate trade of agricultural commodities. In short, agriculture marketing, मोटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ा जितना भी हो सकता है वो करते हैं, इंक्लूडिंग सेल एंड ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी एट द इंटर स्टेट लेवल. वाइल नाफेड SEMMTC ऑल्सो डू एक्सपोर्ट्स, तो ये एक्सपोर्ट भी करता है. वाइल इफ़को कहाँ है एक्सपोर्ट? इफ़को तो फर्टिलाइज़र बनाता है. ठीक है. तो ये हो गया, मतलब STCC और ये नाफेड ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट भी करते हैं. और बाकी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स उनका भी ट्रेड फैसिलिटेट करा, और सेल ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ इंटरस्ट इन एंटायर इंडिया. तो दैट इज़ द फंक्शन नाफेड. इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर ए. तो इसको हटाने की बात हुई तो थी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ 3 फार्म बिल्स जो आए थे, बट हो नहीं पाया. सो डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज़ इनइलास्टिक. ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये इनइलास्टिक होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की. अब ये मतलब क्या हुआ? एंड दिस इज़ इन इटसेल्फ अ प्रॉब्लम इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बिकॉज पीपल कैन कंज्यूम ओनली सो मच दैट दे आर satiated, meaning even if the prices drop too low, they will not buy more, and this is what is meant by inelastic. So inelastic demand is a serious problem for the farmers, because when the prices falls, the increased quantity does not get sold, hence does not make up for the loss of revenue due to low prices. ये inelastic होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में सभी प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें लॉस बहुत होता है. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ MSP डिटर्मिन्ड बाय, वो जैसे MSP का भी योगदान है फूड इन्फ्लेशन में. तो MSP कौन निकालता है? इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय CACP, दैट इज़ कैबिनेट. इसका फुल फॉर्म क्या था? कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस. सो ये 1985 में बनाया गया था, और इसको पहले APC बोलते थे. एंड फाइनली द प्राइसेस आर अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो CACP डिटर्मिन करता है, एंड आई थिंक इट इज़ कमेटी ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस.
CSEP was formed in 1985 and the prices determined by the CSEP are finally approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs. Now MSP का objective होता है to stabilize the agricultural prices, ensure meaningful and real income levels to the farmers. I think this is the main objective, to protect the interests of the consumers by providing essential agricultural commodities at reasonable rates through the public distribution system. एक ये तरीका भी है, जैसे सरकार ने PDS बना रखे हैं, तो उसमें मैंने बताया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये में हम देंगे चावल, गेहूं और मोटे अनाज। तो उसको पूरा करने के लिए ये सस्ते दाम पे PDS में ये अनाज बेचते हैं, और वो भी CSEP और के एफर्ट से होता है। सो उसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को अनाज मिल जाता है सस्ते दामों पे, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चरल, तो उसमें वो होर्डिंग करेंगे और फिर प्राइस मैनिपुलेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने पहले तो एक एसेंशियलिटीज़ लिस्ट बना दी एग्रीकल्चर सेक्टर, और फिर उसको के माध्यम से सस्ते दामों पे सबको अनिवार्य रूप मतलब बाय करने का हक। तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी एक इसमें प्रोविज़न है, और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स इनफैक्ट प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट्स ऑफ द फार्मर, ये भी इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड टू प्रिवेंट होर्डिंग ऑफ एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर मिनिमम फिक्स्ड प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, then aid in achieving food security mission under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. अब फूड सिक्योरिटी मिशन मैंने 2007 में बताया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो उसको अचीव करने का भी टारगेट है। नाउ MSP कैसे निकाली जाती है, देखो एक टर्म होता है C2, दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअल इनपुट एक्सपेंसेस ऑफ द टिलर प्लस रेंट ऑफ द लैंड प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैमिली प्लस इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल्स ओन्ड, सब कुछ मिला जुला के C2 निकाला जाता है। इसमें 4 कंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स ओन्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स ओन्ड, इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, इसके अलावा रेंट एंड एक्चुअल इनपुट एक्सपेंसेस ऑफ द टिलर। तो ये 4 चीज़ों को जोड़ोगे तो C2 मिलेगा, और C2 से थोड़ा सा ज़्यादा MSP रख देते हैं। सो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, अब ये MSP प्रदान करता है, पैसा कहाँ से आता है, FCI से आता है। FCI का इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कितना पड़ता है लगभग, तो फार्मर से वो लेगा, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्विजिशन कॉस्ट विच विल इंक्लूड MSP प्लस बोनस, ठीक है, बोनस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, जो उसको खुद मतलब बियर करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। तो अब खेत से लेके फिर अपना FCI गोडाउन तक जाने का तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी FCI को ही बियर करना पड़ता है। तो दैट plus the MSP as well as some bonus announced by the state governments कभी, तो that will be acquisition। दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा आएगा economic cost of food grain। MSP is currently given for 24 products, 8 oil seeds आते हैं, 5 pulses आते हैं, cereals आते हैं, 7 cereals आते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फूड सिक्योरिटी मिशन, उसमें जो है 4 कंपोनेंट्स तो राइस पे थे और 4 सब कंपोनेंट्स, एक न्यूट्री सीरियल्स पे था, फिर सीड विलेज कॉन्सेप्ट था, पाम ऑयल पे था, और एक और था कोई, वो कैश क्रॉप्स पे था, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के 8 कंपोनेंट्स। और ये कब स्टार्ट हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आई थिंक 2007, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2017। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज राइट व्हीट पल्सेस एंड सीरियल प्रोडक्शन, पॉपुलराइजिंग न्यू क्रॉप सीड वेराइटीज़ एंड टेक्नोलॉजी, ऑल्सो क्रॉपिंग एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, ठीक है, एंड एनहांसिंग द फार्मर प्रॉफिट्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के, जिसमें 8 सब कॉम्पोनेंट्स थे। उसी तरह से यहाँ ये क्या है MSP, तो MSP इज़ गिवन फॉर 24 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कि 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस एंड रिमेनिंग 8 ऑयल सीड्स हैं, 8 ऑयल सीड्स हैं, नॉट रिमेनिंग। इनको जोड़ोगे तो भी तुम्हारा 24 नहीं है, इसका मतलब कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ लिखे नहीं हैं। दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। तो इसमें 8 ऑयल सीड, 5 पल्सेस एंड 7 सीरियल्स हैं। कौन कौन सी सीरियल्स हैं इसमें, वीट बार्ली, सीरियल्स में क्या आएगा, वीट आएगा, बार्ली आएगा, राइस आएगा, ज्वार बाजरा रागी में, ये सारा आ जाएगा सीरियल्स में। तो 8 हो गए। फिर ऑयल सीड्स की बात करें तो इसमें तोरिया आए, नाइजर सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर। यहाँ देखो 3 नाम तो यहाँ, इनफैक्ट 4 तो यहाँ S से नाम है, और नट्स वाले तो सिर्फ एक ही है, ग्राउंड नट। इसके अलावा 2 और याद कर लो, और तोरिया और नाइजर सीड्स, तो तोरिया नाइजर सीड याद करो बस, बाकी ग्राउंड नट या, और इसके अलावा रेप सीड, इसके अलावा सैफ्लावर, सनफ्लावर, सोयाबीन और सेसमम, ये 4 नाम S से। इसके बाद 5 जो पल्सेस के लिए दिया जाता था, मूंग के लिए देंगे, जो सबसे कॉमन है वो देखो, मूंग अरहर और उड़द। तो ये 3 तो
सबसे पहले याद हो जाएगा मूंग, अरहर और उड़द। इसके अलावा फिर ग्राम के लिए आएगा और लेंटिल के लिए ग्राम और लेंटिल थोड़ा सा याद। तो इस तरह से हमारे मेजर क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है। 1966 में अमेंडमेंट हुआ था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन बाय एफआरपी। सो शुगर प्लस शुगर केन कम अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में शुगर और शुगर केन को भी जोड़ दिया गया था और उसके लिए फिर अलग से एफआरपी बनाया था, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। सीएफआरआई ये फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक मैसूर में 1950 में, और नीरू मीरू एक कम्युनिटी द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम था सन 2000 में। इट वॉज डन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। नीरू मीरू विच इज़ अ रिनोन्ड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम, इट वॉज स्टार्टेड। फिर ये एग्रीकल्चरल रिसर्च NAARM नार्म, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, situated in Hyderabad. Also National Fishing Board is also situated in Hyderabad. So NAARM that was formed in 1976. Headquarters is in Hyderabad. Now Kerala in October 2020 became the first state to create an MSP based system for 16 commodities including vegetable, fruits and tubers. The first state to create its own MSP based system for 16 commodities and at the state level, और उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और ट्यूबर्स को भी जगह दी है। तो ये केरला पहला प्रथम स्टेट था। अब इंटरेस्ट सबवेंशन ये पहले तो याद रखो कि इट इज़ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन दिया जाता है। इसमें 1 से 3 साल 1 ईयर तक का या फिर 3 लाख तक का, ये मेन चीज़ हो गई। अब इसमें क्या है कि अर्लियर क्या होता था, अर्लियर फार्मर्स हैड टू पे 7% इंटरेस्ट बट नाउ 7 क्योंकि 3% आपको सरकार सबवेंशन के रूप में दे देगी सहायता, तो फिर फार्मर के ऊपर पड़ेगा ओनली 4% बर्डन, ठीक है, विद एडिशनल 1.5 इंटरेस्ट सबवेंशन टू द लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो फार्मर के ऊपर मोटा मोटा 4% बर्डन पड़ेगा। देन ensuring hassle-free credit availability at cheaper rate to farmers has been the top priority of government of India. According to Kisan Credit Card Scheme जो 1998 में स्टार्ट हुई थी, it was introduced for farmers to empower them to purchase agricultural products and services on credit at any time to ensure that the farmers have to pay a minimum interest rate to the bank. The government of India introduced the interest subvention scheme, now renamed as modified interest subvention scheme, to provide short-term credit to farmers at subsidized interest rate. Under this scheme, short-term agricultural loan up to rupees lakh is available to farmers engaged in agri and other allies including animal husbandry, dairying, poultry, fisheries, etc. at a rate of 7% per annum, ठीक है। तो इसमें 7% per annum पे मिलता है, जिसमें से 3% तो सबवेंशन दे देता है। इसके अलावा PRI भी कॉन्सेप्ट है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, 3% के ऊपर भी और ज़्यादा मिल जाएगा, is also given to the farmers for prompt and timely repayment of loans. Therefore, if farmer repays his loan on time, it's credit at the rate of 4%. For enabling 4 से भी ज़्यादा, for enabling this facility, Government of India provides interest subvention to the financial institutions offering this scheme. This support is 100% funded by the center. It is also the second largest scheme of Department of Agriculture and Farmers Welfare. तो 100% फंडेड बाय सेंटर हो गया, इसका मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, और इस तरह से ये सेकंड लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एज़ पर द बजट आउटले एंड कवरेज ऑफ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस ऑफ लैंडिंग पर्सनल मनी डज नॉट कंट्रीब्यूट इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, वो पता है मुझे। देन एज पर नाबार्ड्स एनुअल रिपोर्ट, द शेयर ऑफ टोटल क्रेडिट फ्लो टू द एग्रीकल्चर ऑफ ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, स्टेट लेवल के, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और ये प्राइमरी agricultural credit societies is only 10.9%, whereas lending by commercial banks is 77%, by RRBs is 12%. तो ये मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा टोटल कितना लोन दिया जाता है एग्री सेक्टर में, हार्डली 11%, जबकि कॉमर्शियल बैंक 77% दे रहा है, और RRB के द्वारा कितना दिया जा रहा है, 12%। तो 11 और 12% तो दिए जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और RRB के द्वारा एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जबकि अभी भी कॉमर्शियल बैंक 77% लोन देता है। तो देखा जाए तो ये ट्रेंड अभी चल रहा है, कॉमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा देगा, फिर RRB के बाद कोऑपरेटिव बैंक्स देंगे, ठीक है, और उसके बाद कहीं जाके थोड़ा बहुत फॉरेन प्राइवेट बैंक्स दे देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है एलोकेशन में, ये तो बजट है, इसको अब अगले में देखते हैं। तो यहाँ पे ये बस इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इंक्लूडिंग प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। अब अगला देखते हैं अगले वीडियो।